तो बेटा अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? हमने बैक्टीरियल सेल के सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा। सेल एनवेलप में हमने 3 चीज़ें देखी। ग्लाइकोकैलिक्स देखा, उसके बाद सेल वॉल देखा और फिर सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। ग्लाइकोकैलिक्स में आपने इसके 2 फॉर्म्स देखे, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। सेल वॉल में आपने ग्राम पॉजिटिव देखा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपने यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग देखा क्या होती है, ओके। और सेल मेम्ब्रेन में हमने एक तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कंपोजिशन को देखा, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा एक स्ट्रक्चर देखा, दैट वाज द मेसोजोम। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल की। सेल एनवेलप हो गया, मेसोजोम हो गया, अब हम बात करेंगे इसके जेनेटिक मटेरियल की। तो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है, मैंने पहले ही कहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर ये सारा डीएनए है, इसको आप न्यूक्लियोइड कह सकते हो या इसके डीएनए को आप जीनोफोर भी कह सकते हो। Okay, it is the genetic material region, not a true nucleus. Means प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इंस्टेड इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इस न्यूक्लियोइड में ही बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल रिजाइड करता है, जिसको हम जीनोफोर कहते हैं। It contains a single circular double stranded naked DNA. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है। बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? ये सिंगल होता है, ठीक है? सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्क्यूलर एंड नेकेड। ये नेकेड क्या होता है बेटा? जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, जो हम हैं, मैं हूं, मेरी सेल्स में जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है या आपका डीएनए है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के डीएनए पे एक प्रोटीन की कोटिंग लगी होती है जो उसको बचाती है, ठीक है? इसको हम, ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं बेटा? ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए है उसके ऊपर कोई भी प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, वहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स जो है एब्सेंट होते हैं। कहां पर? इन प्रोकैरियोट्स। PK इज फॉर प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, और दूसरी चीज वहां पे डीएनए जो है ये नेकेड है। नेकेड है मतलब इसके ऊपर हिस्टोन्स की कवरिंग नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में बेटा 2 कवरिंग्स होती है, एक तो डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स की कवरिंग, और हिस्टोन्स के बाद फिर न्यूक्लियर एनवेलप जो इसको न्यूक्लियस के अंदर सेफ रखता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पर डीएनए साइटोप्लाज्म में लाई करता है, इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स की कोटिंग नहीं होती है और न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं होता है। ऐसा डीएनए जिसके ऊपर कोटिंग नहीं है हिस्टोन प्रोटीन्स की, उसी को हम नेकेड कहते हैं। और ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मीन्स 2 धागे एक साथ मिले हुए होते हैं। आप एक धागा, एक थ्रेड ले लो, उसको थोड़ा फोल्ड करके उसकी 2 स्ट्रैंड्स ले लो, तो वैसे ही ये 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है, ओके? ये लाइन मैं चाहूंगी आप बहुत अच्छे से याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का? सिंगल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डीएनए कैसा होता है बेटा? ये नेकेड होता है, ठीक है? इसके ऊपर, नेकेड मीन इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। कौन सी कवरिंग? हिस्टोन प्रोटीन्स की कवरिंग। इट इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये एज सच फ्रीली लाई करता है इन द साइटोप्लाज्म, और ये कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज को, क्योंकि ये मेन जीनोमिक डीएनए है। सेल का सारा कंट्रोल इसी के पास है, ओके?
सारा कंट्रोल इसके पास है। सेल में जो भी फंक्शंस हो रही है, उसमें जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो इस जीनोफोर के कंट्रोल में होता है। और ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहां पे ऐड करूंगी इस पॉइंट को, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम एक बैक्टीरियल सेल से इस जीनोफोर, इस न्यूक्लियोइड रीजन को हटा दें तो होगा क्या? बैक्टीरियल सेल सरवाइव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उस सेल की जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो इसी के कंट्रोल में है। जब हम कंट्रोल सेंटर को ही निकाल देंगे तो सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी। ये इसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये तो हो गया मेन जीनोमिक डीएनए जो बैक्टीरियल सेल का है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, इन एडिशन टू दिस जीनोमिक डीएनए, बैक्टीरियल सेल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए, जो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रिंग्स जैसी, ठीक है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होती है। ऐसे एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों? क्योंकि ये इन एडिशन टू द नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हो भी सकता है कुछ सेल्स में होता है, कुछ में नहीं होता है। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खुद से रेप्लिकेट हो जाता है। इसका रेप्लिकेशन जीनोमिक डीएनए यानी कि न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के कंट्रोल में नहीं होता। ये खुद से, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये खुद से रेप्लिकेट हो जाती है और अपनी कॉपीज बना लेती है। इट कैरीज जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वायरुलेंस, दस गिविंग एडिशनल बेनिफिट्स टू द बैक्टीरिया। मैम, ये प्लाज्मिड डीएनए होता क्यों है? अगर बैक्टीरियल सेल के पास अपना जीनोमिक डीएनए है तो उसको प्लाज्मिड डीएनए की क्या जरूरत है? प्लाज्मिड डीएनए का रोल क्या है? बेटा, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। मैं लिख देती हूं, इनफैक्ट मैंने लिखा भी है, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। अगर आप बैक्टीरियल सेल से जीनोमिक डीएनए को निकाल दो, जीनोफोर को निकाल दो, तो बैक्टीरियल सेल डेड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके सेल से प्लाज्मिड को हटा दो तो इसके सर्वाइवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया फिर भी जिंदा रहेंगे। तो फिर ये प्लाज्मिड डीएनए करते क्या है? ये होते क्यों है बैक्टीरियल सेल में? बेटा, ये क्यों होते हैं? ये बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं। प्लाज्मिड डीएनए की वजह से बैक्टीरियल सेल को एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पता है हमारे प्रोकैरियोट्स की 4 ही कैटेगरीज है, माइकोप्लाज्मा, ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया जिसको आप कहते हो, देन आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हार्श कंडीशंस में रहती है, हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, जहां पे एक नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह सकता, वहां पे आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। वो कैसे रहते हैं बेटा? क्योंकि उनमें प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है और प्लाज्मिड डीएनए में ऐसे जीन्स होते हैं जो उनको वैसी कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो एडिशनल बेनिफिट मिलता है बैक्टीरिया को प्लाज्मिड की वजह से। इसके बाद और एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखी गई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है बेटा? हमें जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, हम या कोई बीमारी हो जाए, हम एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक जो हमारे बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए इसका नाम ही है एंटीबायोटिक। इसका काम है बैक्टीरिया को किल करना, उसको मार देना। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ऐसी फीचर्स, ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड की वजह से उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें ऐसे जीन्स है जो उसको एंटीबायोटिक के असर से महफूज रखता है। तो उसी को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक मींस द एंटीबायोटिक इज नॉट एबल टू किल दैट बैक्टीरिया। और वो फीचर उसको किससे मिलता है बेटा? प्लाज्मिड डीएनए से मिलता है। तो बस इतना ही नहीं है, प्लाज्मिड के बहुत सारे रोल है, फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में इसका रोल है। तो उसके बेसिस पे हम प्लाज्मिड्स को डिफरेंट नाम भी देते हैं। अगर आप याद रखना चाहो, एफ प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड होता है,
कॉल प्लाज्मिड, बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं। आप अगर इन दो का नाम याद रखो तो काफी है। एफ फॉर फर्टिलिटी, आर फॉर रेजिस्टेंस। जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की वजह से रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स हो जाता है उसको हम आर प्लाज्मिड कहते हैं। अगर प्लाज्मिड ऐसा है कि वो बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन में, फर्टिलिटी में हेल्प करता है, उसको हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। तो एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है। और इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया को एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं, दो दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। अगर हम प्लाज्मिड को निकाल भी दें तब भी एक बैक्टीरियल सेल जिंदा रह सकती है, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बैक्टीरिया को बैठे बिठाए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंस भी है बेटा हमारे लिए इस प्लाज्मिड का, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई है। जो हम आज क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या एक ऑर्गेनिज्म के किसी प्रोटीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस कराते हैं। तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हुआ है पॉसिबल, वो इसी प्लाज्मिड डीएनए की वजह से हुआ है। और प्लाज्मिड डीएनए का रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हम इसका यूज करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर? अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है राइबोसोम। और ये राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, और दोनों में इसका एक ही फंक्शन है, ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। अब ये राइबोसोम जो है आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, इसके दो सब यूनिट होते हैं, ठीक है। दो सब यूनिट मीन्स इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ये दो यूनिट्स का बना होता है, एक बड़ा सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। हमारा राइबोसोम जो है वो 70S होता है और उसके दो सब यूनिट है 50S और 30S। ये लार्जर सब यूनिट है 50S और स्मॉलर सब यूनिट है 30S, और हमारा राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है। तो मैम ये S क्या है? S क्या है? S होता है बेटा स्वेडबर्ग यूनिट, या इसको आप सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हो। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्वेडबर्ग यूनिट ये होता क्या है बेटा? ये रेट ऑफ सेटलमेंट होता है। जब हम किसी चीज की सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे वो किस रेट पे सेटल होता है, नीचे आ जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। आपको मैं ऐसे समझाऊंगी, आप एक ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, उसमें आप थोड़े से पत्थर डालो, थोड़ी रेत डालो, थोड़ी मिट्टी डालो, तो आप क्या देखोगे, जो पत्थर है वो पहले सेटल हो जाएंगे, राइट। वो उसके बाद रेत जो है फिर सेटल हो जाएगी, मिट्टी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। तो सबका सेटल होने का एक डिफरेंट रेट है, उसी रेट को हम बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम आपने सब ने देखा होगा, जब आप यूरिन टेस्ट के लिए जाते हो तो वो वहां पे एक छोटी सी मशीन होती है जो गोल गोल घूमती है, उसी को हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। उसमें हमारा सैंपल डाल देते हैं और फिर जब वो ट्यूब बाहर निकालते हैं तो वो नीचे देखते हैं, नीचे चीजें बैठ गई होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, सेल्स। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूज के अंदर किसी भी चीज को डालते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं, और फिर किस रेट पे हमारी चीजें सेटल डाउन होती है उसी को हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। किस रेट पे चीज सेटल हो रही है, नीचे बैठ रही है। और हमारे राइबोसोम्स का कितना है, इट इज 70S, ठीक है। और इसके दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट दैट इज 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30S। मींस 50S जल्दी बैठेगा, ठीक है। 50S का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट का 30S है, 30 इज लेसर देन 50, राइट। तो 50 ज्यादा है, मींस इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है। अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे राइबोसोम की तो लार्ज सब यूनिट पहले सेटल हो जाएगा और जो ये स्मॉल सब यूनिट है ये बाद में सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर?
अच्छा, यहाँ पे बेटा एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो कहते हैं 70s शायद 50 प्लस 30 होगा, लेकिन 50 प्लस 30 इज 80, इट इज नॉट 70। तो बेटा यहाँ पे एडिशन नहीं करना है, डोंट गेट कंफ्यूज कि 50s प्लस 30s इज 70s, सो इट शुड बी 80s देयर। नो, इट डज नॉट फॉलो द एडिशन रूल। यहाँ पे एडिशन रूल नहीं चलता। यहाँ पे जो ये सेडिमेंटेशन है ये किस बेसिस पे होता है बेटा, आप याद रखोगे 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो साइज पे, शेप पे और डेंसिटी पे। साइज, सिर्फ साइज पे नहीं मैटर कर, साइज पे होता तो बड़ा सब यूनिट पहले सेटल होता, छोटा सब यूनिट बाद में सेटल होता, इट वाज क्वाइट अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे शेप भी फैक्टर है, डेंसिटी भी एक फैक्टर है, जिसके बेसिस पे सेडिमेंटेशन वैरी करती है। तो साइज पे भी डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, आप 3 किलो का एक आयरन का बॉल ले लो या एक 3 किलो का एक पत्थर ले लो और यहां से आप 3 किलो का कॉटन का एक रोल ले लो, ठीक है। दोनों को आप पानी के ऊपर रखो, बताओ बेटा सबसे पहले कौन सेटल होगा? वजन तो दोनों का सेम है, लेकिन आप देखोगे पत्थर नीचे सेटल हो जाएगा जल्दी और जो कॉटन है वो उतनी तेजी से सेटल नहीं होगा। बट यहाँ पे तो वेट सेम था, 3 किलो था, 3 किलो का कॉटन था, तो दोनों एक रेट पे सेटल क्यों नहीं हुए? यहाँ पे शेप, डेंसिटी भी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी चीज के सेडिमेंटेशन रेट को। और राइबोसोम्स का वैल्यू क्या है? इट इज 70s राइबोसोम। तो ये सीधे जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं वहां पे ये किस रेट पे सेटल हो रहा है? एस मीन स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये राइबोसोम्स जो है बेटा ये 2 फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रीली लाई करेंगे साइटोप्लाज्म में। अगर ये मेरी बैक्टीरियल सेल है तो इसके अंदर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये मेम्ब्रेन के पास ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये ज्यादा कहां पे होंगे? टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, लेकिन ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं और यहां पर ही जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ फ्री फॉर्म में ही करेंगे नहीं, यहां पे और एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बेटा, एक आरएनए मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स जो है लगे हुए होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, ठीक है। तो राइबोसोम्स फ्रीली भी लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये एमआरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ आके बैठ जाते हैं और एक पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, और एक साथ बहुत सारे राइबोसोम बहुत सारे प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो राइबोसोम्स यहाँ पे 2 फॉर्म में होंगे, या तो फ्री राइबोसोम होंगे या तो इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीसोम होंगे, और इसकी फंक्शन क्या है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या है बेटा? एक बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स जैसे मिलेंगे। वो ग्रैन्यूल्स एक्चुअली होते क्या है? ये स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज रिजर्व्स होते हैं। फूड को स्टोर किया जाता है या बहुत सारी चीजों को स्टोर किया जाता है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, उन्हीं को हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप याद रखोगे, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे ये बिना मेम्ब्रेन के होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। और इससे पहले जो हमने राइबोसोम की बात की, वो एक ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, पाया जाता है। लेकिन बेटा राइबोसोम इज अमेम्ब्रेनस, उसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में है चाहे वो यूकैरियोट्स में है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर रही बात इंक्लूजन बॉडीज की, तो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते हैं, विदाउट अ मेम्ब्रेन होते हैं। और बेस्ड ऑन व्हाट फॉर्म ऑफ फूड या व्हाट स्टोरेज रिजर्व्स दीज कंटेन, हम इनको बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सल्फर ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या है बेटा? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ग्लाइकोजन के स्टोरेज रिजर्व्स है। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स या आप कहो शुगर्स को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बनते हैं और वो साइटोप्लाज्म में
लाई करते हैं। ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और सल्फर ग्रैन्यूल्स क्या है बेटा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स में फॉस्फेट स्टोर की जाती है या फॉस्फर स्टोर किया जाता है, सल्फर ग्रैन्यूल्स में सल्फर स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि इनका रोल मेटाबॉलिज्म में है। मेटाबॉलिज्म के लिए एक बैक्टीरियल सेल को फॉस्फेट चाहिए, सल्फर चाहिए, और उनके रिजर्व्स इस साइटोप्लाज्म में रहते हैं जिनको हम फॉस्फेट एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स कहते हैं। देन साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, ये सब बैक्टीरिया में नहीं, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हो। इनका रोल क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन को रिजर्व रखते हैं, नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं। ओके, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया, सल्फर ग्रैन्यूल हो गया, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स हो गए। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स किसका रिजर्व है बेटा, नाइट्रोजन का रिजर्व होता है। और गैस वैक्यूल्स, जहां पर कुछ गैसेस के वैक्यूल्स बन जाते हैं, और ये किन में होता है, एक्वाटिक बैक्टीरिया में। वो बैक्टीरिया जो पानी में रहते हैं, जिनको पानी पे फ्लोट करना है। और ये गैस वैक्यूल्स इन एक्वाटिक बैक्टीरिया को किस लिए चाहिए बेटा, तैरने के लिए, बायोंसी मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा आप और एक याद रख सकते हो जो बैक्टीरिया में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, PHB ग्रैन्यूल्स, बीटा पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जिसको आप फैट रिजर्व भी कह सकते हो। यह आपकी एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं है, बट मैं चाहूंगी कि आप याद रखो। PHB ग्रैन्यूल्स, बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये एज फैट रिजर्व्स एक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल में। और ये किस चीज को स्टोर करते हैं बेटा, ये कार्बन और एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो बैक्टीरिया अपने अंदर बहुत सारी इंक्लूजन बॉडीज रखता है जिसमें वो बहुत सारे चीजों को स्टोर करता है। किस लिए? ताकि जब उसके पास इन चीजों की कमी हो जाए तो उसके पास रिजर्व्स हो जाए। और ऐसे ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में इसके साइटोप्लाज्म में रहते हैं। ठीक है, अब बेटा हमारे लगभग सेल के अंदर की सारी चीजों का जिक्र हो गया, सेल के बाहर के सेल एनवलप का जिक्र हो गया। उसके बाद हमने सेल के अंदर न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज एंड मीजोसोम, क्योंकि यही 5 चीजें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सिर्फ रहता है सरफेस एपेंडेज, जिसमें हमारे 3 आते हैं, फ्लैजिला, फिम्ब्राई और पिलाई। तो बात करते हैं बेटा फ्लैजिला की। फ्लैजिला है क्या, लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर मेड ऑफ फ्लैजिलिन। इट हैज 3 पार्ट्स, अ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इस सेल एनवेलप के अंदर एम्बेडेड होती है। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ मोटर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस फ्लैजिला को मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, और फिर ये हो गया फिलामेंट, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, जो मूव करता है। और इन दोनों को जोड़ने वाला बीच में ये हुक, जो एक फ्लेक्सिबल जॉइंट जैसा एक्ट करता है, जिसकी वजह से फ्लैजिला डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है। और आपके एनसीईआरटी में बस इन 3 चीजों को मेंशन किया है कि इसमें फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। फंक्शन क्या है बेटा फ्लैजिला का, लोकोमोशन। लोकोमोशन मींस मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो बैक्टीरियल सेल को मैम क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाना है, घूमने जाना है? नहीं बेटा, घूमने के लिए इसको लोकोमोशन नहीं चाहिए। इसको लोकोमोशन क्यों करनी है, कभी कभी जहां पे बैक्टीरियल सेल रह रही है वहां पे अब एडवर्स कंडीशंस हो गई, बैक्टीरिया वहां पे नहीं रह सकता, तो इसको अब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट की तरफ जाना है और उसके लिए इसको मूव करना है। उस मूवमेंट के लिए इसको फ्लैजिला का यूज होता है। फ्लैजिला मूव करते हैं, बीट करते हैं, और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो मूव करता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और इसके बेसिस पे बेटा हमारे 2 तरह के बैक्टीरिया है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला है। फ्लैजिला है तो वो मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और एक कैटेगरी है नॉन मोटाइल, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला नहीं होता तो वो मूव नहीं कर पाते, वो जहां रह रहे हैं वो बस वहीं पे रहेंगे, किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो हमारे 2 तरह के बैक्टीरिया है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है? सबसे पहले तो जिसपे फ्लैजिला है नहीं सेल पे, उसको हम ट्राइकस कहते हैं। ठीक है,
ट्राइकस मीन्स विदाउट फ्लैजिला, आपको इस सेल में कहीं पे फ्लैजिला नहीं दिख रहा। दिस इज अ ट्राइकस कंडीशन जहां पे कोई फ्लैजिला नहीं है। अब फ्लैजिला एक साइड पे एक हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। अगर एक साइड पे बहुत सारा एक बंच या एक गुच्छा जैसा है उसको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। उसके बाद अगर एक साइड पे एक फ्लैजिला और दूसरे साइड पे दूसरा फ्लैजिला है तो हम इसको क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस। एम्फी मींस बोथ, तो बोथ साइड पे इसका एक एक फ्लैजिला लगा है, हम इसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। अगर एम्फीट्राइकस है मींस दोनों साइड पे फ्लैजिला है लेकिन बंच में है, हम इसको क्या कहेंगे बेटा, एम्फीलोफोट्राइकस। और उसके बाद वो बैक्टीरिया जिसकी सारी बॉडी पे ही फ्लैजिला लगे हुए हैं उसको हम कहते हैं पेरिट्राइकस। आई होप आपको ये सारे टर्म समझ में आ गई। मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस और उस आपकी इमेज में और भी है एम्फिलोफोट्राइकस, तो एक बार इनको आप ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं बेटा पिलाई और फिमराई की। तो सेल अपेंडेज कितने हैं, एक फ्लैजिला हो गया, पिलाई हो गया और फिमराई हो गया। जो ये लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, विप लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द फ्लैजिला। उसके बाद फिमराई है जो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर मिलेंगे, बहुत थिन, दीज आर फिमराई। और पिलाई मोटे मोटे से शॉर्ट, दीज आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू फिमराई, और ये बहुत शॉर्ट होते हैं। पिलाई आर शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ प्रोटीन पिलिन। फिमराई भी पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं बेटा, याद रखना। फंक्शन अटैचमेंट टू सर्फेसिस एंड सेक्स पिलाई हेल्प इन कंजुगेशन। इसका क्या मतलब है कंजुगेशन का, पिलाई है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, रोल क्या है, फंक्शन क्या है इनका, दीज हेल्प इन अटैचमेंट टू सर्फेसिस, ये तो एक हो गया। देन इसका मेन जो है वो है कंजुगेशन में। कंजुगेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे एक बैक्टीरिया जो है उसका पिल्लाई दूसरी बैक्टीरिया के साथ एक ट्यूब लाइक कनेक्शन बना के जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। सो दिस इज सेक्स पिलस, जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करता है वाया दिस ट्यूब फॉर्मेशन। यही ट्यूब क्या है बेटा, ये पिलाई है। और पिलाई का रोल क्या है, कंजुगेशन या रिप्रोडक्शन में। फिर उसके बाद लास्ट में बात करेंगे फिमराई की। दीज आर वेरी थिन एंड न्यूमरस एज आई ऑलरेडी सेड। और फंक्शन इनका क्या है, एडिशन टू होस्ट टिश्यूज। एक बैक्टीरिया को किसी रॉक पे बैठना है, किसी होस्ट सेल के ऊपर बैठना है, मेरे हाथ के ऊपर बैठना है, उसको बैठने के लिए पहले अटैचमेंट चाहिए। और वो अटैचमेंट किसकी वजह से होती है, वो इस फिमराई की वजह से होती है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पैथोजेनिसिटी। क्यों, क्योंकि जब तक एक बैक्टीरियल सेल एक होस्ट के ऊपर बैठेगी नहीं, एक होस्ट सेल के ऊपर बैठेगी नहीं, तो डिजीज कैसे कॉज होगी, तो इसका रोल डिजीज में है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल अटैचमेंट में है। आप ऐसे लिख सकते हो, पिल्लाई का रोल होता है कंजुगेशन में और फिमरे का रोल किसमें है, अटैचमेंट टू होस्ट सरफेसेस में। सो दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल। हमने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखा, उसको बनाया, उसको ड्रॉ करना सीखा, कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको याद किया और हर एक स्ट्रक्चर को फिर डिटेल में पढ़ा, और यही आपका प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा।